Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mubashir Hussain from channel Exploring Physics. क्लास आज का हमारा टॉपिक है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एक्स रेज। एक्स रेज जो हैं ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और वेवलेंथ इनकी बहुत कम होती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रम्स में होती है। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है एक्स रेज के लिए जो लैम्डा होता है ये बच्चों 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, इस ऑर्डर की इनकी वेवलेंथ होती है, बहुत कम होती है। और इसी 10 पावर -10 को 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए के ऊपर बबल लगाकर। 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 पावर 10 मीटर। एंगस्ट्रम भी लेंथ का एक यूनिट होता है। तो इतनी वेवलेंथ है, यानी बहुत कम वेवलेंथ है, बहुत हाई एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई मोमेंटम है इनका। तो ये एक्स रेज कहते हैं। इनको डिस्कवर किया था रॉन्टजन ने। इंट्रोडक्टरी लाइंस आपके सामने हैं। 1895 में जर्मन साइंटिस्ट थे रॉन्टजन। और एक्स रेज को बच्चों रॉन्टजन रेडिएशंस भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर इनको रॉन्टजन रेडिएशंस भी कहा जाता है। रॉन्टजन वैसे एक यूनिट भी होता है रेडिएशंस का, लेकिन एक्स रेज को भी रॉन्टजन रेडिएशंस कहा जाता है साइंटिस्ट के नाम पर। एक्स रेज इन्होंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि अननोन फीचर वाली वेव्स थी उस वक्त, इसलिए इन्होंने एक्स रेज इनका नाम रखा था। अब दो तरह की एक्स रेज होती हैं। एक होती हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज और एक होती हैं कंटिन्यूस एक्स रेज। अब ये दोनों कैसे एमिट होती हैं, किन फैक्टर्स पर इनकी एनर्जी डिपेंड करती है, वन बाय वन देखते हैं। तो अभी क्या दो तरह की एक्स रेज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज एंड कंटिन्यूस एक्स रेज। पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज तब एमिट होती हैं जब कोई हैवी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन किसी इनर शेल में जंप करता है। इनर शेल में जंप तभी कर सकता है अगर पहले इनर शेल में वैकेंसी जनरेट होगी। अब इस डायग्राम में देखें कि एक हैवी एलिमेंट का एटम बनाया है। एक्स रे प्रोडक्शन में जो मोस्ट फेमस जो टारगेट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो हैं टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। ये दो मोस्ट फेमस हैं। और क्यों ये मोस्ट फेमस हैं? क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन में जो एटम होना चाहिए वो ऐसे एलिमेंट का होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। एटॉमिक नंबर जो है वो हाई होना चाहिए। और दूसरा फीचर ये कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होना चाहिए। ये दो फीचर्स चाहिए हमें एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। जो एनोड बनेगा एक्सरे ट्यूब का, या कह लीजिए जो टारगेट एटम होगा, ये दो फीचर्स हमें क्यों चाहिए, ये बात भी आगे चल के समझ आ जाती है। अच्छा, अब एक ऐसे ही सपोज टंगस्टन का ये एटम है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल करवाया, सूटेबल हाई एनर्जी देकर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से इसको मैंने लॉन्च किया। अब ये आने वाला इलेक्ट्रॉन ने किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, किक आउट कर दिया एटम से। तो वो जो नॉकड आउट इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ चला जाएगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था वो भी स्कैटर होकर किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ये जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन इसको जंप करके आएगा और इस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में आता है जंप करके, तो इन शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन रिलीज कर देता है। तो ये जो फोटोन होगा ये हाई एनर्जेटिक फोटोन होगा और ये एक्स रेज के स्पेक्ट्रम में लाई करेगा।
तो इस तरह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैसे प्रोड्यूस हुई हैं? इनर शेल ट्रांजिशन से। और ये इनर शेल ट्रांजिशन लाइट एलिमेंट्स के लिए नहीं, जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है उनमें ये सूटेबल है, क्योंकि उनके जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं कंजक्टिव शेल्स के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन का जो एटम है वो एक्स रेज एमिट नहीं कर सकता। वो जो मोस्ट एनर्जेटिक रेज एमिट कर सकता है वो लाइमन है। ये एक्स रेज एमिट क्यों नहीं कर सकता, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये इसलिए एमिट नहीं कर सकता क्योंकि इसके एनर्जी लेवल्स में गैप कम है एज कंपेयर टू हैवी एलिमेंट्स। अच्छा, अब देखना ये है कि के शेल में वैकेंसी जनरेट हुई है तो इसे फिल कौन कर रहा है। अगर तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है तो इस एक्सरे का नाम होगा के अल्फा फोटोन। अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन के की वैकेंसी को फिल कर रहा था, इसका नाम होगा के बीटा। अगर उससे भी दूर से आकर के को फिल कर रहा था तो वो होगा के गैमा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अल्फा बीटा गैमा एक्सरेज जो हैं वो बनती हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए, बात समराइज हो जाएगी। दीज आर एमिटेड व्हेन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट एंड सम हायर शेल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज दिस लोकेशन। वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कैसे होगा? कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन फॉल करवाने से होगा। अच्छा, अब अगर वैकेंसी बन गई के शेल में, अगर एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने उस वैकेंसी को फिल किया तो जो एक्सरे का फोटोन निकलेगा उसका नाम होगा के अल्फा, और उसकी एनर्जी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर एम शेल से यानी एक गैप छोड़कर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस एमिटेड फोटोन का नाम होगा के बीटा, और उसकी एनर्जी इस तरह से। अगर दो गैप छोड़ के इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका नाम होगा के गैमा। ज़्यादा चांस यही होते हैं नेबर ट्रांजिशन के कि अगर के शेल में वैकेंसी जनरेट हुई है तो ज़्यादातर ये होता है कि एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसको फिल करते हैं। मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उससे हायर वाले कर नहीं सकते, करते हैं मगर कम करते हैं। इसी वजह से इंटेंसिटी में ज़्यादातर के अल्फ़ा के फोटॉन्स मिलेंगे और उनकी एनर्जी कम है। इन तीनों में एनर्जी का ऑर्डर देख लीजिए, के गैमा की एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनके लिए एनर्जी गैप्स बढ़ गए ना, एन से के में आना है तो गैप ज़्यादा हो गया। के बीटा की एनर्जी उससे कम है क्योंकि एम से के में आना है। के अल्फ़ा की एनर्जी इन तीनों में सबसे कम है क्योंकि एल से के में आना है, नेबर ट्रांजिशन होनी है। अच्छा, अगर वैकेंसी के शेल में ना बनती बल्कि वैकेंसी बनती एल शेल में, जैसे अब ये एल शेल है, ये यहाँ वैकेंसी बनती तो एमिशन के लिए के का इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नहीं आना, एम का इलेक्ट्रॉन नीचे आना है ना। तो एम का इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल की वैकेंसी को फिल करेगा तो एमिटेड फोटोन का नाम होगा एल अल्फा। अगर एन से एल में आएगा तो नाम होगा एल बीटा। तो इस तरह से सीरीज बनती हैं कि अगर के शेल की वैकेंसी फिल हो रही है तो ये के सीरीज के फोटॉन्स हैं, अगर एल शेल की वैकेंसी फिल हो रही है तो ये एल सीरीज के फोटॉन है एंड सो ऑन। तो बच्चों, जो आप जानते हैं कि शुरू के शेल्स में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये बात डायग्राम में भी दिखाई जा रही है। शुरू का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, बाद में कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा। अगर सपोज करें मैं एन शेल यहाँ बनाता तो वो मैं कुछ इतने डिस्टेंस पर बनाता कि जितना गैप एल और एम में है, एम और एन शेल में उससे भी कम गैप होता। तो हायर शेल्स में जाएं तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज़ है वो के सीरीज़ है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन है वो के गैमा। चलिए, यहाँ हम इस टॉपिक को मुकम्मल करते हैं और फिर कंटिन्यूस को हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू।